हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि जब हर्बिसाइड को हम स्प्रे करते हैं तो सॉइल में जाकर के उसके क्या फेट होता है, उसके साथ ऐसा क्या होता है कि वो डिग्रेड होता है या नहीं होता है, और उसमें ऐसे क्या प्रोसेस उस हर्बिसाइड के साथ होते हैं, वो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है उस हर्बिसाइड की एक्टिविटी के लिए, उस हर्बिसाइड की इफिकेसी के लिए, वो कितना एक्टिव रहता है। दूसरा, उसकी कितनी एक्टिविटी कितने टाइम तक बनी रहती है। अगर उसकी एक्टिविटी काफ़ी टाइम तक बनी रहती है उस हर्बिसाइड की, तो वो ज़्यादा टाइम तक हर वीड्स को किल करेगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, फेट ऑफ हर्बिसाइड्स इन सॉइल। तो ये देखिए, जो हम प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन हर्बिसाइड होते हैं या प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड होते हैं, उसको हम सॉइल पे स्प्रे करते हैं, तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट में वो सॉइल के हैं, तो वहाँ जो है डिफरेंट प्रोसेस स्टार्ट होते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। दूसरा, जो पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड है, उसको हम फोलिएज पे, कैनोपी पे, लीव्स पे स्प्रे करते हैं, और वो जो है हर्बिसाइड्स एब्जॉर्ब होते हैं और वीड्स के अंदर रहते हैं, और क्रॉप के अंदर भी वो हर्बिसाइड मॉलिक्यूल रहते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। भले ही क्रॉप में उनका टॉक्सिक एक्शन नहीं होता है और वीड्स में उसका टॉक्सिक एक्शन होता है। लेकिन जब वीड्स की डेथ हो जाती है, वीड्स को जब किल करते हैं हर्बिसाइड, तो डेथ के बाद वो प्लांट सॉइल में ही गिरता है। डेथ के बाद तो सॉइल में जब डिकम्पोजिशन होगा प्लांट, उसका वीड के प्लांट का, तो वो हर्बिसाइड भी ओबियसली सॉइल में आ जाएगा। तो अल्टीमेटली चाहे प्री इमर्जेंस हो चाहे पोस्ट इमर्जेंस हो, सारे हर्बिसाइड सॉइल में आते हैं और उन पर डिफरेंट एक्शंस होते हैं। और वो डिफरेंट एक्शन मैंने आपको बताया बहुत ज़रूरी है उस हर्बिसाइड के रेजिडुअल इफेक्ट के लिए। अगर वो हर्बिसाइड काफ़ी टाइम तक एक्टिव रहा, तो जो नेक्स्ट क्रॉप जो हम सोइंग करेंगे उस पर भी इफेक्ट शो करेगा और क्रॉप को हार्म होगा। तो हर्बिसाइड की जो एक्टिविटी है एक टाइम तक तो होनी सही है, और उसके बाद अगर एक्टिविटी होती है तो वो हार्मफुल हो जाता है। तो ऐसे कौन से प्रोसेस होते हैं कि जिससे उसकी एक्टिविटी जो है हर्बिसाइड की ख़त्म होने लगती है, या वो हर्बिसाइड उस सॉइल में नहीं रहता है। तो इसको हम दो पार्ट में हम डिस्कस कर सकते हैं। पहला पार्ट है डिकम्पोजिशन ऑफ हर्बिसाइड, दूसरा है ट्रांसफ़र या फिजिकल रिमूवल, या जो सॉइल से जब जो चला जाए, बाहर निकल जाए सॉइल से, चाहे नीचे की तरफ चाहे बाहर की तरफ, उसको फिजिकल रिमूवल या ट्रांसफ़र कह रहे हैं। तो डिकम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीन तरह के जो डिकम्पोजिशन होते हैं, माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन, माइक्रोब्स इन्वॉल्व रहते हैं, केमिकल डिकम्पोजिशन, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और तीसरा फोटो डिकम्पोजिशन, जिसे फोटोलाइसिस भी कहते हैं। इन तीनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये फिजिकल रिमूवल, ट्रांसफर, इन प्रोसेस को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि कंसेप्ट बेस्ड लेक्चर है जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो जो माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन है, माइक्रोब्स होता है, डिफरेंट माइक्रोब्स उसमें रहते हैं, फंगस रहती हैं, बैक्टीरिया रहते हैं, एक्टोमाइसीटीज रहते हैं, और ये सभी जो हैं जो हर्बिसाइड मॉलिक्यूल है उसके ऊपर एक्ट करते हैं एज ए फूड। क्योंकि जो हर्बिसाइड मॉलिक्यूल्स हैं उसमें कार्बन है, और माइक्रोब्स जो हैं वो इस हर्बिसाइड मॉलिक्यूल पे कार्बन लेते हैं, और जो दूसरे उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है उसको भी यूज़ करते हैं, सल्फर है तो उसको भी यूज़ करते हैं। तो मेनली जो माइक्रोब्स अटैक करते हैं हर्बिसाइड मॉलिक्यूल पे, वो कार्बन के लिए करते हैं। तो जब भी कोई हर्बिसाइड सॉइल में जाता है और उसमें कार्बन होता है उस हर्बिसाइड में, तो माइक्रोब्स उसको एज ए फूड यूज़ करने लगते हैं, और धीरे 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 उनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगती है। तो इनिशियली क्या रहता है कि माइक्रोब्स की पॉपुलेशन कम रहती है, और विद द टाइम ये धीरे धीरे बढ़ती है, क्योंकि जो फिर माइक्रोब्स जैसे उन्हें कार्बन मिलता है उनकी पॉपुलेशन मल्टीप्लाई करने लगती है। तो इनिशियली जो है माइक्रोब्स की पॉपुलेशन कम रहती है, बाद में बढ़ती है। तो जो शुरू में जो इनिशियल पॉपुलेशन कम रहती है उसको लैग फेज कहते हैं। तो ये कभी पूछा सकता है कि लैग फेज क्या है। तो वैसे तो ये लैग फेज, जब हम डिकम्पोजिशन किसी भी चीज़ का, ऑर्गेनिक मैटर का हो, उसमें ये देखने को मिलता है। इनिशियली स्टार्ट स्लो होता है, पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ती है, बाद में बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो जो इनिशियली जो बिल्डअप है वो कम है, इसको लैग फेज कहते हैं। फिर जो ये माइक्रोब्स हैं, इसमें भी जो सबसे ज़्यादा जो माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन करते हैं वो बैक्टीरिया करते हैं। बैक्टीरिया बहुत फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं। दूसरा, उसमें बहुत तरह के एंजाइम्स होते हैं। तो इस कारण से जो डिकम्पोजिशन है, चाहे ऑर्गेनिक मैटर का है चाहे हर्बिसाइड मॉलिक्यूल का है, सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन बैक्टीरिया का है। तो एक क्वेश्चन यहाँ भी पूछा सकता है कि कौन सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन, और ये ऑब्वियसली होगा सॉइल में। जब भी कोई हर्बिसाइड डालेंगे और उस सॉइल में माइक्रोब्स होते हैं, नेचुरल माइक्रोब्स होते हैं, और वो उसको डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देते हैं।
और जब डिकम्पोजिशन स्टार्ट होता है तो डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट बनते हैं, CO2 बनती है, H2O बनता है, और उसमें अगर क्लोरीन है तो क्लोरीन भी का मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा, अगर कोई दूसरा न्यूट्रिएंट उसके अंदर है तो वो भी अलग हो जाएगा, और नाइट्रोजन है वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह के कई बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं। लेकिन जो ये माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन है ये कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो जो फैक्टर माइक्रोबियल पॉपुलेशन को अफेक्ट करेंगे वही इस बायोडिग्रेडेशन को अफेक्ट करेंगे। अगर माइक्रोबियल पॉपुलेशन अच्छी है तो वो हर्बिसाइड का बायोडिग्रेडेशन जल्दी हो जाएगा और उसकी जो है टॉक्सिसिटी नहीं रहेगी। तो इस माइक्रोबियल प्रोसेस से जो हर्बिसाइड मॉलिक्यूल है वो टूट जाता है और उसका फाइटोटॉक्सिक एक्शन खत्म हो जाता है। तो जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो टेम्परेचर है। जो इन जनरल जो है टेम्परेचर माइक्रोबियल के लिए जो है 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये ऑप्टिमम रेंज रहती है कि जिस पे माइक्रोबियल एक्शन बहुत फास्ट होता है। तो वार्म सॉइल है और वहाँ हमने हर्बिसाइड का स्प्रे किया है तो जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा क्योंकि माइक्रोबियल एक्टिविटी ज़्यादा है। दूसरा मॉइस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मॉइस्चर सफिशिएंट है तो माइक्रोबियल एक्टिविटी भी हाई होती है। तो इन जनरल 50 to 100% ऑफ फील्ड कैपेसिटी अगर मॉइस्चर है तो माइक्रोबियल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा रहती है। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। तीसरा जो पीएच, क्योंकि जो माइक्रोब्स की जो वर्क करने की पीएच है सबकी अलग अलग है। बैक्टीरिया जो है जनरली एल्कलाइन पीएच पे इफेक्टिवली वर्क करते हैं, फंगस जो है एसिडिक पीएच पे करती हैं, एक्टिनोमाइसिटीज इन जनरल न्यूट्रल पीएच पे करते हैं। तो जो पीएच रेंज है इन जनरल वो 6.5 to 8 पीएच पे इनका जो इफिशियंसी है बहुत ज़्यादा होती है। और जो डिकम्पोजिशन में जो ये तीन तरह के जो डिकम्पोजिशन सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन का होता है, जिसे हम बायोडिग्रेडेशन भी कहते हैं। तो जब भी कोई हर्बिसाइड स्प्रे किया जाता है तुरंत उस पर माइक्रोब्स एक्ट करते हैं। क्यों करते हैं पूछा जा सकता है किसी क्वेश्चन में, किसी एग्जाम में, क्योंकि उसमें कार्बन होता है और कार्बन क्या है, फूड सोर्स है माइक्रोब्स के लिए। तो जैसे उनको कार्बन मिलता है उनकी बॉडी मल्टीप्लाई करने लगती है, उसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो डिकम्पोजिशन है किसी हर्बिसाइड का, ये डिपेंड करता है उसकी कार्बन चेन कैसी है। अगर कार्बन चेन कॉम्प्लेक्स है तो उसको टूटने में बहुत टाइम लगेगा, उसमें बॉन्ड बहुत ज़्यादा है या टाइट बॉन्ड है तो उसको बॉन्ड को टूटने में बहुत टाइम लगता है। इस तरह के स्पेशल एंजाइम चाहिए होते हैं तोड़ने के लिए। बॉन्ड जो टूटते हैं वो एंजाइम से टूटते हैं, तो वो स्पेशल तरह के एंजाइम्स की अगर कमी है तो उसका डिग्रेडेशन स्लो होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस हर्बिसाइड का डिग्रेडेशन किससे डिसाइड होगा, वो एंजाइम से। और एंजाइम को निकालते हैं माइक्रोब सिक्रीट करते हैं। तो अगर कॉम्प्लेक्स चेन है तो एंजाइम्स इस तरह से रहेंगे कि उसका स्लो जो है डिकम्पोजिशन होगा। अगर कार्बन की छोटी चेन है तो उसका डिकम्पोजिशन फास्ट हो जाएगा। अगर बॉन्ड उसमें बहुत टाइट बॉन्ड है तो भी उसका डिकम्पोजिशन स्लो होगा। उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स चाहिए होते हैं। तो माइक्रोब्स क्या करते हैं, एंजाइम सिक्रीट करते हैं और ये एंजाइम जो है कार्बन चेन को तोड़ते हैं, तब उसका डिग्रेडेशन होता है। तो इसका बिल्कुल वही प्रोसेस है जो ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन का होता है। तो ये एक प्रोसेस है माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन का। तो जिस सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली वहाँ क्या होगा, माइक्रोबियल एक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो ऑर्गेनिक मैटर हाई है तो भी माइक्रोबियल एक्टिविटी ज़्यादा होगी। दूसरा ऑक्सीजन, अगर एरिएशन अच्छा है तो माइक्रोब्स, एरोबिक माइक्रोब्स चूंकि इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो एरिएशन अच्छा है तो बायोडिग्रेडेशन अच्छा होगा। तीसरा न्यूट्रिएंट सप्लाई सॉइल की कैसी है, फर्टिलिटी कैसी है, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, इस तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं। तो वो ये न्यूट्रिएंट्स माइक्रोब्स को भी चाहिए होते हैं। तो अगर फर्टिलिटी अच्छी है तो भी वहाँ माइक्रोबियल एक्टिविटी ज़्यादा होगी और हर्बिसाइड का डिग्रेडेशन हो जाएगा। तो जो फैक्टर माइक्रोबियल एक्टिविटी को फेवर कर रहे होंगे वहाँ एक तो जल्दी डिग्रेडेशन होगा, दूसरा उसका स्ट्रक्चर कैसा हर्बिसाइड का। अगर कॉम्प्लेक्स चेन है तो स्लो डिकम्पोजिशन होगा, अगर सिंपल चेन है, सिंपल बॉन्ड है तो उसका डिकम्पोजिशन ईजिली हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन का है। तो ये मैंने आपको बताया कि क्या ये बायोडिग्रेडेशन होता है और ये होना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, हर्बिसाइड अपने टॉक्सिक फॉर्म में ही रहेगा और अगली क्रॉप को हार्म करेगा। दूसरा है केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल डिकम्पोजिशन होता है। जब कोई हर्बिसाइड अप्लाई किया जाता है तो वो उसमें केमिकल स्ट्रक्चर है और उसमें सॉइल में वो केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जैसे डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगा, जो COOH ग्रुप है वो हट जाएगा डीकार्बोक्सिलेशन में, या डीएमिनेशन रिएक्शन होगा जिसमें NH2 ग्रुप होते हैं जिन हर्बिसाइड में, वो NH2 ग्रुप हट जाएंगे। हाइड्रोक्सिलेशन होगा कि उसमें जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाएगा, या ऑक्सीडेशन होगा
या रिडक्शन होगा। इस तरह के कई जो है केमिकल रिएक्शंस होते हैं और इन केमिकल रिएक्शन से जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो केमिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, और जब वो केमिकल स्ट्रक्चर चेंज होता है तो उसकी जो फाइटोटॉक्सिसिटी है या उसका जो टॉक्सिक एक्शन है, जो उसका किलिंग एक्शन है, वो एक्शन खत्म हो जाता है और वो फिर हर्बिसाइड अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाता है। तो ये केमिकल रिएक्शन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन ये जो केमिकल रिएक्शन है ये लार्जली अफेक्ट होते हैं पीएच से, सॉइल पीएच से। तो चूंकि हर रिएक्शन के लिए एक ऑप्टिमम पीएच रेंज होती है और उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है कि वो साइक्लिक है या नॉन साइक्लिक है, एलिफेटिक लॉन्ग चेन है, किस तरह का स्ट्रक्चर है वो, या उसमें COH ग्रुप है या अमाइड ग्रुप है या हाइड्रोक्सिल ग्रुप है या उसमें सल्फर अटैच है या फास्फोरस अटैच है या क्लोराइड अटैच है, तो वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं और उनका डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो ये जो केमिकल रिएक्शन होते हैं ये अलग अलग पीएच इनके लिए चाहिए होती है। तो सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट करता है इन केमिकल रिएक्शन को सॉइल पीएच है। कुछ का जो केमिकल डिकम्पोजिशन होता है वो हाई पीएच पे होता है और कुछ का जो केमिकल डिकम्पोजिशन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, वो लो पीएच पे एसिडिक रेंज में होता है। जैसे ट्राइजिन्स जो हर्बिसाइड्स हैं उनका जो केमिकल डिकम्पोजिशन है वो एसिडिक पीएच में जल्दी होता है। तो एट्राजिन है वो जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा केमिकल रिएक्शन से अगर एसिडिक पीएच है। वो हाई पीएच पे केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं होता है क्योंकि जो पीएच है वो हाइड्रोजन एक्टिविटी को अफेक्ट करती है। इस कारण से केमिकल रिएक्शंस भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। दूसरा जो है केमिकल रिएक्शन को जो अफेक्ट करता है वो टेम्परेचर है। टेम्परेचर केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। तो अगर हाई टेम्परेचर है तो केमिकल का रिएक्शन फास्ट होगा। तो ये जनरल जो टेम्परेचर होता है वो हाई टेम्परेचर पर ही केमिकल रिएक्शन फास्ट होते हैं। तो अगर टेम्परेट रीजन है जहाँ ठंड रहती है तो वहाँ क्या होगा, ये केमिकल रिएक्शन स्लो होंगे और वहाँ जो डिकम्पोजिशन हर्बिसाइड का बहुत कम होगा। फिर जो है तीसरा है वो है फोटो डिकम्पोजिशन, जिसे फोटोलाइसिस भी कहते हैं। और इसमें होता क्या है कि कुछ हर्बिसाइड जो हैं सनलाइट से एक्टिवेट हो जाते हैं। सनलाइट की एनर्जी लेकर के उनके मॉलिक्यूल्स में एनर्जी आ जाती है और वो फिर डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो सनलाइट में भी जो यूवी रेडिएशन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है और ये यूवी रेडिएशन हर्बिसाइड के मॉलिक्यूल को एनर्जाइज कर देता है, एनर्जी देता है, जिससे उसके जो एटम्स हैं वो दूर दूर होने लगते हैं और उनका जो केमिकल स्ट्रक्चर टूट जाता है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है फोटो डिकम्पोजिशन। लेकिन जो इंपॉर्टेंट जो दो हैं वो माइक्रोबियल और केमिकल हैं। तो जो बहुत से हर्बिसाइड्स हैं उनमें दोनों होता है, माइक्रोबियल भी होता है और केमिकल रिएक्शंस भी होता है। और फोटो डिकम्पोजिशन भी होता है, लेकिन ये जनरली वोलेटाइल हर्बिसाइड्स में होता है जिनमें वोलेटिलिटी हाई होती है, उनमें ये रहता है। और इन जनरल भी अगर सोलर रेडिएशन बहुत ज़्यादा हो गया तो हाई एनर्जी से भी वो उनके बॉन्ड टूट जाते हैं। तो ये फोटो डिकम्पोजिशन भी एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। और इसमें मैंने बताया कौन सा स्पेक्ट्रम, क्योंकि जो सनलाइट में कई स्पेक्ट्रम होते हैं, जो उसमें यूवी लाइट वाला जो है सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा होती है। तो ये मैंने आपको डिकम्पोजिशन बताया कि कौन कौन से हैं, 3 तरह के हैं और तीनों की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग है। माइक्रोबियल में माइक्रोबियल एक्टिविटी चाहिए, केमिकल में जो है पीएच और टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट, और फोटो डिकम्पोजिशन में सनलाइट की अवेलेबिलिटी। तो इस तरह से जो हर्बिसाइड सॉइल में है वो डिकम्पोज होने लगता है और जो टॉक्सिक कंपाउंड हैं वो नॉन टॉक्सिक कंपोनेंट्स में चेंज हो जाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है डिकम्पोजिशन की कि टॉक्सिक जो है नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें जो है टॉक्सिक नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट होगा तो कोई फिर उसका रेजिडुअल इफेक्ट नहीं आएगा। और फिर अब हम ट्रांसफ़र देखते हैं, जो ट्रांसफ़र प्रोसेस है जिसमें हम फिजिकल रिमूवल भी कह सकते हैं। इसमें जो है टॉक्सिसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो हर्बिसाइड की जो टॉक्सिसिटी है वो बनी रहती है। केवल इसका जो रिमूवल, जो हमने जहां इसको अप्लाई किया है जिस जगह पे, वहां वो मॉलिक्यूल वहां नहीं रहता है, वहां से किसी दूसरी लोकेशन पे चला जाता है। तो टॉक्सिक फॉर्म पे कोई चेंज नहीं होता है। तो जो इसकी टॉक्सिसिटी रहती है, नो चेंज इन टॉक्सिसिटी। तो जहां भी ये मॉलिक्यूल जाएगा ट्रांसफर होकर के, वहां फिर ये टॉक्सिक एक्शन शो करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है डिकम्पोजिशन में और फिजिकल रिमूवल में, कि डिकम्पोजिशन में टॉक्सिसिटी खत्म हो जाएगी, लेकिन जो फिजिकल रिमूवल है उसमें टॉक्सिसिटी बनी रहती है। तो अब ये
जहां भी मॉलिक्यूल पहुंचा, जिस लोकेशन पर पहुंचा, जिस साइट पर पहुंचा, वहां जो है अपना टॉक्सिक एक्शन शो करेगा। अब कौन कौन से ऐसे प्रोसेस हैं, देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एड्सॉर्प्शन। ये सॉइल में एड्सॉर्प्शन होता है, और सॉइल में क्या है, नेगेटिव चार्जेस हैं, और ये नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं हर्बिसाइड के, उसको एड्सॉर्ब कर लेते हैं थ्रू कैटायन एक्सचेंज मैकेनिज्म से। तो इन जनरल जो है हर्बिसाइड में जो कैटायंस हैं और वो सॉइल में गए और उस पर एड्सॉर्ब हो गए। अब ये जो मॉलिक्यूल है जो एड्सॉर्ब हो गया सॉइल पे, तो अब ये सॉल्यूशन में आया नहीं, तो क्या होगा कि माइक्रोबियल एक्शन के लिए भी अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो ये जो इसकी टॉक्सिसिटी वहीं बनी रहती है। और ये एड्सॉर्प्शन बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। जितने भी ये एक तरह से जो हमने मॉलिक्यूल डाला वो सॉइल पे अटैच हो गया, अगर मॉइस्चर नहीं है तो क्या होगा, टाइटली उस पर फिर एड्सॉर्ब हो जाएगा। तो जो एड्सॉर्प्शन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर सॉइल वेट हो गई है तो उसके बॉन्ड टूट जाते हैं, फिर वो सॉइल सॉल्यूशन में आ जाता है। तो यहाँ जो मॉइस्चर का जो रोल है वो एड्सॉर्प्शन में बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर सॉइल वेट है या रेनफॉल हो गया है तो वो एड्सॉर्प्शन के बॉन्ड वीक होंगे और वो सॉल्यूशन में आ जाएगा। तो जहां ड्राई सॉइल होगी वहां जो है एड्सॉर्प्शन का चांसेस ज्यादा होगा। अब ये जो एड्सॉर्प्शन मैंने बताया किस पे होता है, कैटायन एक्सचेंज मैकेनिज्म से होता है। तो जिन सॉइल में सीसी ज्यादा है डेफिनेटली वहां एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा। अब सीसी किन सॉइल्स की ज्यादा है, जिसमें क्ले कंटेंट ज्यादा है, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है। तो हाई क्ले कंटेंट वाली या हाई ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट वाली सॉइल में जब हर्बिसाइड डालते हैं वो एड्सॉर्ब हो जाता है और वो टॉक्सिक फॉर्म में ही एड्सॉर्ब रहता है। अब ये कुछ जो केमिकल्स हैं वो डिसॉर्प्शन होकर के सॉल्यूशन में भी आ जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि टाइटली हो जाए। तो दो फॉर्म हो गई, बॉन्ड फॉर्म और नॉन बॉन्ड फॉर्म। तो बॉन्ड फॉर्म क्या है, क्ले पार्टिकल पे है। तो ये जो है इक्विलिब्रियम में रहती है सॉइल सॉल्यूशन में, लेकिन सभी हर्बिसाइड नहीं रहते। कुछ हर्बिसाइड रहते हैं जैसे ट्राइजिन्स हैं, वो सॉइल सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम में रहते हैं। सॉइल सॉल्यूशन में आएंगे, फिर क्ले पार्टिकल पे आएंगे, फिर सॉइल सॉल्यूशन में आएंगे। तो इस तरह का मैकेनिज्म रहता है, बॉन्ड फॉर्म नॉन बॉन्ड फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। लेकिन कुछ जैसे पैराक्वेट है, वो एक बार एड्सॉर्ब हो गया तो बड़ा टाइटली एड्सॉर्ब हो जाता है, फिर जो है वो इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं करता और उसी पे सॉइल पार्टिकल पे रहता है। तो दो तरह के हो सकते हैं एड्सॉर्प्शन, कि एड्सॉर्प्शन के बाद डिसॉर्प्शन हो और दूसरे प्रोसेस में डिसॉर्प्शन ना हो। इक्विलिब्रियम मेंटेन हो भी सकता है और इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं भी हो सकता है। तो ये एड्सॉर्प्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर सैंडी सॉइल है तो उसमें क्या होगा कि कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बहुत कम होगी और वो एड्सॉर्ब नहीं होगा। तो ये एड्सॉर्प्शन है। तो इसमें जो जहां वीट्स को ये हर्बिसाइड अवेलेबल होना चाहिए था वहां नहीं हो पाया, तो एक तरह से जो है वीट की अप्रोच से, रीच से ये दूर हो गया और एड्सॉर्ब हो गया। तो ये एक फिनोमिना है जिससे कि हर्बिसाइड की अवेलेबिलिटी वीट्स को कम हो जाती है, लेकिन इसमें टॉक्सिक एक्शन मेंटेन रहता है। जब भी डिसॉल्व होगा अपना टॉक्सिक एक्शन शो करेगा। दूसरा है लीचिंग। लीचिंग जो है आप जानते हैं पानी के वाटर के साथ डाउनवर्ड मूवमेंट जो है वो लीचिंग कहलाता है। तो लीचिंग एड्सॉर्प्शन से बहुत रिलेटेड है। अगर मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब नहीं हुआ है तो क्या रहेगा, वो सॉल्ट सॉल्यूशन में रहेगा और जैसे ही उसे वाटर मिलेगा, पर्कुलेटिंग वाटर मिलेगा, वाटर के साथ मूव नीचे कर जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है लीचिंग, लेकिन लीचिंग भी थोड़ी स्मॉल अमाउंट में डिजायरेबल है, क्योंकि जो सीड बैंक होता है वो 5-10 सेंटीमीटर तक भी हो सकता है। तो जो लीचिंग अगर 5-6 सेंटीमीटर तक हो रही है, 7 सेंटीमीटर तक हो रही है, या जहां तक सीड बैंक है वहां तक लीचिंग हो रही है, तो हर्बिसाइड वहां तक हर्बिसाइड को टॉक्सिक इफेक्ट शो करेगा। लेकिन अगर ज्यादा लीचिंग हो जाए तो क्या होगा, बिल्कुल रूट जोन से नीचे चला जाएगा और फिर उसका टॉक्सिक एक्शन शो नहीं होगा। तो ये लीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस लीचिंग से क्या होगा कि जब रूट जोन से ज्यादा नीचे चला गया तो ग्राउंड वाटर में चला जाएगा, वहां कंटेमिनेशन करेगा, फिर जो क्रॉप की सीड जोन में आ जाएगा, क्रॉप के रूट जोन में आ जाएगा, वहां उसको अफेक्ट करेगा। तो ये लीचिंग जो है बहुत लार्जली डिसाइड होती है एड्सॉर्प्शन से। दूसरा लीचिंग जो अफेक्ट हो रही है वो हो रही है कि हर्बिसाइड की सॉल्युबिलिटी कितनी है। अगर हर्बिसाइड की सॉल्युबिलिटी वाटर में ज़्यादा है तो जल्दी पानी में घुल जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा और जल्दी से उसकी लीचिंग हो जाएगी। अगर सॉल्युबिलिटी लो है तो फिर लीचिंग का प्रोसेस स्लो होता है। तो इस प्रोसेस से भी क्या होता है, हर्बिसाइड मॉलिक्यूल आउट ऑफ रूट जोन चला जाता है। लेकिन थोड़ी लीचिंग जो है डिजायरेबल है, क्यों मैंने बताया, क्योंकि थोड़ी डेप्थ तक क्या रहता है, सीड बैंक रहता है और उस वहां तो उस डेप्थ तक लीचिंग हो तो किलिंग एक्शन शो करेगा। फिर है वोलेटिलाइजेशन प्रोसेस। वोलेटिलाइजेशन में जो है लिक्विड सीधे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं या सॉलिड कन्वर्ट हो जाते हैं गैस फॉर्म में।
तो जो हमने हर्बिसाइड स्प्रे किया वो तुरंत क्या कर दिया, वेपर प्रेशर से तुरंत जो है एटमॉस्फेयर में चला गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया और फिर उसका टॉक्सिक एक्शन शो नहीं हो पाता। तो इसलिए वोलेटाइल हर्बिसाइड को सॉइल में मिक्स करना जरूरी होता है। तो अब ये वोलेटाइल जो कंपाउंड होता है ये वेपर में जो कन्वर्ट हुआ टॉक्सिक फॉर्म में ही रहता है, लीचिंग हुई वो भी टॉक्सिक फॉर्म में ही रहती है। तो लीचिंग से जहां भी न्यूट्रन हो जाएगा हर्बिसाइड, टॉक्सिक एक्शन शो करेगा। वोलेटिलाइज में ये वेपर में चला जाता है और टॉक्सिक फॉर्म में ही रहता है। तो जहां भी, अब ये चूंकि बहुत दूर तक हवा के साथ जा सकता है, वेपर फॉर्म में है, बहुत दूर भी जाएगा और जहां भी जाकर ये इकट्ठा होगा, एक्युमुलेट होगा, वहां पे किलिंग एक्शन को शो करेगा। तो वोलेटिलाइजेशन से जहां पे हमने स्प्रे किया है वहां ना होकर के दूसरी साइड पे उसका एक्शन शो होता है। फिर है सरफेस रन ऑफ। सरफेस रन ऑफ में जो मॉलिक्यूल है वो रेनफॉल वाटर के साथ जो है उस जगह से मूव कर जाता है। अगर नीचे की तरफ मूव कर गया सॉइल में तो उसको हम लीचिंग कहते हैं, और अगर सरफेस से दूसरे हॉरिजॉन्टल उसमें गया है तो उसे हम सरफेस रन ऑफ कहते हैं। अब ये हर्बिसाइड क्या हुआ, किससे मूव करेगा, वाटर के साथ। वाटर आया कहाँ से, जो रेनफॉल अगर हो गई हर्बिसाइड स्प्रे करने के बाद। तो ये जो रन ऑफ है ये बहुत डिसाइड होता है कि रेनफॉल से, कि रेनफॉल कितने टाइम तक हुई, रेनफॉल की इंटेंसिटी क्या थी। अगर रेनफॉल ज़्यादा हो गई तो भी जो है सरफेस रन ऑफ हो जाएगा। और इस फॉर्म में सरफेस रन ऑफ होता है कि इसकी टॉक्सिसिटी मेंटेन रहती है, टॉक्सिक एक्शन बना रहता है। तो जहां भी, अब ये पानी के साथ जहां भी इकट्ठा होगा वहां टॉक्सिक एक्शन शो करेगा। तो ये जो फिजिकल रिमूवल होते हैं इनसे टॉक्सिसिटी खत्म नहीं होती है, जबकि डीकंपोजिशन से टॉक्सिसिटी खत्म होती है। तो ये जो ट्रांसफर है, जो फिजिकल रिमूवल है, उस साइड पे एक्शन ना होकर के दूसरी साइड पे जाके एक्शन शो करते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि क्या हर्बिसाइड का फेट सॉइल में होता है, और ये जो डिकम्पोजिशन है होना बहुत जरूरी है। अगर ये डिकम्पोजिशन नहीं होता है तो टॉक्सिक एक्शन बना रहता है, लेकिन ये डिकम्पोजिशन एक टाइम के बाद ही होना चाहिए। मान लीजिए हमने आज स्प्रे किया और तीसरे चौथे दिन डिकम्पोजिशन हो गया तो फिर उसका हर्बिसाइडल इफेक्ट केवल 3-4 दिन तक रहा, फिर हर्बिसाइड्स ग्रो होने शुरू हो जाएंगे। तो एक टाइम तक तो हर्बिसाइड का डिकम्पोजिशन ना हो, उसका रिमूवल ना हो, जब तक कि वीड्स उसमें हैं, तो तब तक अगर मेंटेन रहता है हर्बिसाइड तो इफेक्टिवली कंट्रोल वीड्स को कर लेगा। और फिर उसके बाद हर्बिसाइड का डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि जो नेक्स्ट क्रॉप हम जो ग्रो करेंगे अदरवाइज उस पर ये टॉक्सिक एक्शन शो करेगा। तो ये फेट ऑफ हर्बिसाइड है, सॉइल के क्या क्या मैकेनिज्म है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, आज मैंने इस बारे में बताया। तो ये आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से हर्बिसाइड पे कौन कौन से प्रोसेस सॉइल में होते हैं, और ये जो प्रोसेस है एग्जामिनेशन में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक करें और स्टूडेंट्स का शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।